ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या डिफरेंस है। तो याद रखें, हाइपर थायराइड पेशेंट उसमें टेकिकार्डिया होता है, पल्पिटेशंस होती है, देयर इज हाइपरफेजिया, वेट लॉस। लेकिन इसमें जो क्लासिकल सिम्टम्स आते हैं उनमें देयर इज हीट इंटॉलरेंस, क्योंकि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये इतना बढ़ जाता है कि वो लोग हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते। हाइपोथायराइड पेशेंट के अंदर वेट गेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उन लोगों के अंदर क्या होता है, देयर इज कोल्ड इंटॉलरेंस। अब हाइपरथायराइडिज्म को हम प्रॉपर देखते हैं कि इसकी काज क्या है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, दैट इज ग्रेव्स डिजीज। दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या है? इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको हम सिंपली कहते हैं, दैट इज कॉल्ड TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, विच इज IgG, कैन काज हाइपरथायराइडिज्म। इसका मतलब यह है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें IgG एंटीबॉडी बन के थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से, इसकी एक्शन की वजह से T3 T4 को बढ़ाएगा। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज हर एक में नहीं होती, ये उन लोगों में होती है जिनको पहले से एलर्जी होती है। सो ग्रेव्स डिजीज, ये कितनी वर्ड है? दो। ग्रेव्स डिजीज इज अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एक्चुअली ये जो एंटीबॉडी है, इट विल स्टिमुलेट TSH रिसेप्टर, and that will leads to increased T3 T4, which can cause hyperthyroidism, and it leads to enlargement of thyroid gland, which is called diffuse goiter। ठीक है जी। फिर होता यह है कि जो TSI है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, इट कैन आल्सो एक्टिवेट फाइब्रोब्लास्ट, which can cause प्रीटिबियल मैक्सिडिमा। और जो फाइब्रोब्लास्ट ऑर्बिटल मीन आई के अंदर एक्टिवेट हो जाए, that leads to Graves' arbutotomy। आर्बिटोपैथ आर्बिटोपैथी मीन के प्रॉब्लम ऑफ द आई प्रेजेंट इन ग्रेव्स डिजीज। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि सारी की सारी चीज़ उन लोगों ने जो लिखी है, ये एक द एंड ये याद रखना है। एक्सोप्थेलमस, व्हाट इज एक्सोप्थेलमस? दिस इज द प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल आउटसाइड। अगर एक पेशेंट है, उसमें दो चीज़ें हैं, उसका T3 T4 ज़्यादा है। नंबर टू, उस पेशेंट के अंदर देर इज प्री टीबियल एडीमा, मतलब इन फ्रंट ऑफ द टीबिया देर इज एडीमा। और इसके अंदर जो आइस है ये इस तरफ बाहर की तरफ आई है। अब देखिए, अगर इस आई को देखें तो जो स्क्लेरा है दैट इज प्रोट्रूड आउटवर्ड, सो दैट इज कॉल्ड एक्सोप्थेलमस। तो ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है: इंक्रीज T3 T4, प्री टीबियल मैक्सिडीमा, एंड एक्सोप्थेलमस। दीज आर द क्लासिकल फीचर्स ऑफ ग्रेव्स डिजीज। वो क्या है? ग्रेव्स डिजीज। इन सब के अंदर ये प्रीटिबियल एडिमा और एक्सोप्थेलमस ये आप लोगों ने याद रखनी है। ऑफन प्रेजेंट विद ड्यूरिंग स्ट्रेस लाइक प्रेगनेंसी, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 एंड HLA-B8। ये हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर कि HLA जीन क्या है, HLA का फंक्शन क्या है। वी विल डिस्कस दैट लेटर इन अ ग्रेटर डिटेल। एक्चुअली अगर आप इनकी हिस्टोलॉजी देखें, द सेल ऑफ थायराइड follicular cell will be tall, crowded follicular epithelial cell and scaffolded colloids, but they are not that much important। तो दो बात याद रखिए, ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनकर थायराइड हार्मोन को बढ़ाए, T3 T4 बढ़ाए, दैट डेवलप मैक्सिडीमा एंड प्रीटिबियल एडिमा एज वेल एज दैट इज एक्सोप्थेलमस। थिंक अबाउट ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज के अंदर जो हम ड्रग देते हैं, दैट इज कॉल्ड PTU, स्टैंड फॉर प्रोफाइल थायोयूरासिल। इसका फुल फॉर्म हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, प्रोफाइल थायोयूरासिल। इट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 हार्मोन, which are classically used in the treatment of Graves' disease। इसके बाद आते हैं टॉक्सिक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। अब देखें, focal pages of hyper functioning follicular cell distinguished with colloid working independent of TSH। होता यह है कि जो थायराइड हार्मोन है वो TSH की वजह से बनती है, लेकिन यहाँ पे TSH इंडिपेंडेंट मीन कि TSH की वजह से नहीं। हर एक फोलिकुलर सेल दे आर हाइपर फंक्शनिंग। अगर फोलिकुलर सेल किसी पैथोलॉजी की वजह से खुद फंक्शन करना शुरू करे, अब ये फोलिकुलर सेल, ये भी फोलिकुलर, देर आर लॉट ऑफ फोलिकुलर सेल इन द थायराइड ग्लैंड। every follicular cell, if they are increasing in their function without the stimulation of TSH, तो फिर हर follicular cell बढ़ता जाएगा और हर जगह पे थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होगी। देयर इज मल्टी नोडुलर ग्वेटर। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन follicular cell are hyper functioning, they will increase the release of T3 and T4, and the patient will have hot nodule, hyper functioning nodule visualized on the radioactive iodine scan, and they are rarely malignant। इसका मतलब यह है कि दे आर नॉट डेंजरस। इसमें जनाब थायराइड कैंसर के चांसेस क्या होते हैं?
कम होते हैं। तो टॉक्सिक मल्टी नोडुलर ग्वाइटर के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ टीएसएच जो थायराइड फोलिकुलर सेल है दे आर हाइपर फंक्शनिंग, वो हाइपर फंक्शनिंग हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद थायराइड स्टोम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको मैं बताता चलूँ कि थायराइड स्टोम क्या है। अगर एक पेशेंट है उसको पहले से हाइपर थायराइडिज्म है, लेकिन उस पेशेंट को कोई स्ट्रेस हो जाए, स्ट्रेस से मुराद इन्फेक्शन है, सर्जरी है, और जो एग्जिस्टिंग हाइपर थायराइड स्टेटस है वो मजीद बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड थायराइड स्टोम। एग्जाम में आएगा कि अ पेशेंट हैज प्रीवियसली hyperthyroid and now the patient underwent surgery, and during that the patient T3 T4 however is very high, that is called thyroid storm। तो existing hyperthyroid condition किसी भी stressful situation की वजह से मजीद बढ़ जाना, इसको हम thyroid storm कहते हैं। So uncommon but serious complication that occur when hyperthyroidism is incompletely treated or untreated and then significantly worsen in the setting of acute stress like infection, trauma and surgery। As I discussed the same thing कि अगर एक पेशेंट है उसको पहले से हाइपरथायराइडिज्म है, या तो वो कंप्लीटली ट्रीट ना हो या बिल्कुल उसने ट्रीटमेंट ली ना हो, लेकिन उसमें हाइपरथायराइड के सिम्टम हो, बट किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाके उन सिम्टम की जो एग्रेसिवनेस है, उन सिम्टम की जो लेवल है वो मजीद बढ़ती है, वो थायराइड स्टोम होता है। द पेशेंट प्रेजेंट विद एजिटेशन, डिलीरियम मीन मेंटल स्टेटस कंफ्यूजन, fever, diarrhea, coma and tachyarrhythmia, and that may even cause death of the patient। ठीक है। इसमें अगर आप देखें LFT will be deranged and the treatment is 4P, very important। अगर हाइपर थायराइड पेशेंट है और उसमें पहले से जो सिम्टम थे वो मजीद बढ़ गए, तो प्लीज रिमेंबर पाल्पिटेशन विल बी देयर विच इज कंट्रोल्ड बाय प्रोप्रानोलोल। और दूसरी बात यह है कि जो T4 है ये पेरिफेरली किस में कन्वर्ट होता है, T3। तो एक्चुअली हमने T3 कम करना है क्योंकि हाइपर थायराइड स्टेटस में पहले से T3 ज्यादा है, सो वी शुड डिक्रीज दैट T3। तो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 को T3 में कन्वर्ट करने से प्रिवेंट करना, इट इज आल्सो डन बाय प्रोप्रानोलोल। तो प्रोप्रानोलोल के दो काम हैं, एक तो हार्ट रेट कम करेगी, इरिथमियास की चांसेस कम होगी, बीटा ब्लॉकर है, और ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 भी कम करता है। प्रोफाइल थायोयूरेसिल ये हमने डिस्कस किया था कि जो थायराइड हार्मोन है ये किस तरह बनते हैं, TPO, थायराइड पेरोक्सिडेज। तो प्रोफाइल थायोयूरेसिल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ग्लूकोकार्टिकाइड में प्रेडनिसोलोन देंगे ताकि इम्यून रिस्पांस कम करे, और पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन देते हैं जिसको हम लिग्यूल आयोडीन कहते हैं। ये क्या करता है, जो आयोडाइड लोड है, इसका मतलब जो पोटाशियम आयोडाइड है दैट इज सिंपली नोन एज KI, पोटाशियम आयोडाइड। इसके अंदर आयोडीन है, आयोडाइड है। When you increase iodide, it will desensitize follicular cell that leads to decreased T3, T4 production, as we discussed in the Wolff-Chaikoff effect। So actually, for me, the 4Ps are very, very important in thyroid storm. Number one, P for propranolol, P for profile thiazolidine, the next P for that is prednisolone, and next is potassium iodide। So these are the 4P treatment of thyroid storm। इसके बाद है जॉर्ज बेस्टो फेनामेना। iodine induced hyperthyroidism occur when a patient with iodine deficiency in partially autonomous thyroid tissue, देखिए autonomous nodule is made iodine replete, can happen after iodine IV contrast or amiodarone use, opposite to Wolff-Chaikoff effect। मैं थोड़ा सा इस पे क्लियर कट बात करना चाहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए होता यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने T3 T4 बनाना है, T3 T4, अगर T3 T4 बनाने के लिए हम बाहर से ज्यादा आयोडीन देंगे, एक्सेस आयोडीन, तो हम बाहर से ज्यादा आयोडीन देंगे, एक्सेस आयोडीन, तो एक्चुअली एफ आयोडीन इज वेरी हाई, हाई मीन एक्सेस है, इट विल लीड टू डिक्रीज T3 T4। तो टेम्पररी reduction of T3 T4 by giving more iodine, that is Wolff-Chaikoff effect। Wolff-Chaikoff effect के अंदर होता यह है कि जो T3 T4 की प्रोडक्शन है उसकी जो सिंथेसिस है वो कम होती है बिकॉज ऑफ आयोडीन लोड। लेकिन अगर पेशेंट है उसको पहले से आयोडीन की कमी है और अगर आप उसको आयोडीन बाहर से ज़्यादा देंगे जिससे T3 T4 बढ़ जाए, दैट इज जॉर्ज बेस्टो फेनामेना। तो जॉर्ज बेस्टो फेनामेना इज द अपोजिट ऑफ वुल्फ-चाइकोफ इफेक्ट। एक में हाइपरथायराइड होता है और एक में हाइपोथायराइड होता है। काइज ऑफ ग्वाइटर क्या है, स्मूथ और डिफ्यूज। अब हमने देखना है कि जो ग्वाइटर है अगर वो थायराइड ग्लैंड को एक जैसा एनलार्ज कर चुकी हो, स्मूथ और डिफ्यूज, काज विल बी ग्रेव्स डिजीज, हशीमोटो थायरोइडाइटिस, आयोडीन डेफिशिएंसी,
antacid secreting pituitary adenoma, which is a cause of secondary hyperthyroidism. फिर नोडुलर टॉक्सिक मल्टीनोडुलर थायराइड एडिनोमा, थायराइड कैंसर एंड थायराइड सिस्ट। तो अगर एक पेशेंट है उसमें एग्जाम के अंदर आता है कि ऑन palpation द swelling of thyroid gland is nodular, so nodular swelling may be even thyroid adenoma or thyroid cancers. Adenoma is a benign thyroid tumor which we are discuss right now. अभी हमने डिस्कस करनी है थायराइड एडिनोमा क्या है। एडिनोमा इज अ बिनाइन ग्लैंडुलर ट्यूमर, सो बिनाइन सोलेटरी ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड, मोस्ट आर नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल का मतलब इस एडिनोमा के अंदर T3 T4 की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा नहीं होती, देयरफॉर दे आर नॉन फंक्शनल। They are called cold nodules on radioactive iodine scan. It can rarely cause hyperthyroidism. The reason is called that is non-functional nodules. Through autonomous thyroid hormone production, it is hot or toxic. The most common histology is follicular, absence of capsular or vascular invasion, unlike follicular carcinoma. अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करते जाऊँगा, इसको आप लोगों ने गौर से देखना है, एंड वेरी वेरी पॉपुलरली आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फिर जाकर इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखें, एक्चुअली जो थायराइड ग्लैंड है उसमें आप लोगों ने दो चीज़ याद रखनी है। वन इज कॉल्ड फोलिकुलर सेल, और हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के अंदर अनदर इज कॉल्ड पैरा फोलिकुलर सेल। तो एक फोलिकुलर सेल है और एक क्या है, पैरा फोलिकुलर। अगर इस फोलिकुलर सेल से कैंसर निकले और उस कैंसर के अंदर नो इन्वेजन, इसका मतलब यह है कि ऐसा कैंसर जो फोलिकुलर सेल से निकले लेकिन उसमें कोई नियर बाई टिश्यू इन्वेजन ना हो, सो दैट इज कॉल्ड फोलिकुलर एडिनोमा। वो बिनाइन है, वो लिमिटेड कैंसर है, एक जगह तक महदूद है। सो फोलिकुलर एडिनोमा इज अ कैंसर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, नो वास्कुलर इन्वेजन। बट अगर फोलिकुलर सेल है और उसकी कैंसर है बट देयर इज इन्वेजन, इसके अंदर मतलब यह है कि उसमें मेटास्टेस है, तो वो फिर मलिग्नेंट है, उसको हम फोलिकुलर कार्सिनोमा कहते हैं। सो फोलिकुलर सेल से दो तरह की कैंसर आती है, एक का नाम फोलिकुलर कार्सिनोमा है, दूसरे का नाम फोलिकुलर एडिनोमा है। एडिनोमा इज अ बिनाइन, फोलिकुलर कार्सिनोमा इज मलिग्नेंट। जो बिनाइन है इट हैज नो इन्वेजन एंड कार्सिनोमा हैज फुल ब्लोन इन्वेजन। अब यहाँ पे अगर कैंसर पैरा फोलिकुलर सेल से निकले, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं medullary carcinoma of thyroid. If someone asks you okay, what is meant by medullary carcinoma of thyroid, it is the cancer arises from the parafollicular cells of thyroid. Now we are going to discuss the four type of cancer in thyroid. तो थायराइड के अंदर हमारे पास जो malignant कैंसर है दे आर फोर टाइप्स, वो चार टाइप्स के हैं। अब इनको हम completely one by one डिस्कस करेंगे, that will be easily to understand how that we can discuss this follicular cancers. थायराइड कैंसर डायग्नोज विद फाइन नीडल एस्पिरेशन, जिसको हम कहते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNAC, दैट इज कॉल्ड फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। treated with all thyroid cancer most likely treated with thyroidectomy, thyroid removal. Complication of thyroid surgery include, एक्चुअली अगर ये थायराइड ग्लैंड है एंड एज वी नो के बिहाइंड थायराइड वी हैव पैराथायराइड, तो अगर आप थायराइड को रिमूव करेंगे तो कभी कभार एक्सीडेंटली हम पैराथायराइड को रिमूव करते हैं, और अगर पैराथायराइड रिमूव हो जाए, पीटीएच कम हो जाए, कैल्शियम विल बी लो, दैट कैन कॉज हाइपोकैल्सीमिया, दैट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। ट्रांजेक्शन ऑफ recurrent laryngeal nerve during ligation of inferior thyroid artery which leads to dysphagia or dysphonia, that is called hoarseness of voice. एक्चुअली यहाँ पे इस थायराइड ग्लैंड के साथ एक नर्व है जिसका नाम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, एंड दैट इज द ब्रांच ऑफ 10th cranial nerve which is called vagus nerve। तो फिर वो भी डैमेज हो सकती है which can cause hoarseness of voice. External branch of superior laryngeal nerve due to ligation, superior thyroid vascular pedicle, loss of tensor usually noticeable in professional voice user। लेकिन दो चीजें ड्यूरिंग थायराइड ग्लैंड कैंसर, इफ यू डू thyroidectomy, if we want to remove thyroid gland, there is a two things that it can be happen. One is the damage to recurrent laryngeal nerve which can cause hoarseness, another is accidental removal of parathyroid which can cause hypocalcemia। अब आते हैं जनाब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो कैंसर्स है उनमें से एक का नाम है पेपिलरी कार्सिनोमा, इट्स द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ थायराइड, एम्प्टी अपेयरिंग न्यूक्लियाई विद सेंट्रल क्लियरिंग। देखिए यहाँ पे
अगर आप लोग देखें ये जो सेल्स इन लोगों ने हिस्टोलॉजी में बनाए हैं, तो ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो, जिस तरह सेल है, सेल में तो नॉर्मल न्यूक्लियस होता है, बट ऐसा सेल विदाउट एनी न्यूक्लियस एंड देयर इज सेंट्रल क्लियरिंग, तो इसको हम आर्पन एनआई आइस कहते हैं या आर्पन एनआई न्यूक्लियाई कहते हैं। सामोमा बॉडीज इसके अंदर होता है। सामोमा बॉडीज का मतलब होता है कि देयर इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड पेपिलरी कार्सिनोमा। इसका मतलब जो कार्सिनोमेटस सेल है, कैंसरस सेल है, अगर उसके बाहर कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, उसको हम सामोमा बॉडीज कहते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे देखें पॉपी एंड मामा, दैट इज कॉल्ड पॉपीज मीन सामोमा बॉडी अडॉप्ट इन आर्पन एनी। तो आर्पन एनाई इज अ सेंट्रल क्लियरिंग विदाउट न्यूक्लियाई सेल विच इज अ क्लासिकल ऑफ पेपिलरी कार्सिनोमा। इसमें जीन म्यूटेशन, रेड जीन म्यूटेशन, पीटीसी जीन म्यूटेशन एंड ब्रेफ जीन म्यूटेशन, ये सिर्फ नाम याद रखें, बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? चाइल्डहुड रेडिएशन थेरापी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। अगर इस एग्जाम के अंदर आ जाए एक 20 साल का बंदा है, उसको थायराइड ग्लैंड की कैंसर है या स्वेलिंग है, और बाद में जनाब हिस्टोलॉजी ने यह बता दिया कि उस कैंसरस सेल के अंदर जो सेल है उसमें एम्प्टी न्यूक्लियाई विद सेंट्रल क्लियरिंग है, इट्स मीन ऑर्फन एनआई, बट दिस पेशेंट हैज नेक रेडिएशन फॉर अदर प्रॉब्लम इन द चाइल्डहुड। अब ये बंदा 20-22 साल का है, लेकिन जब ये 6-7 साल का था, किसी और मसले के लिए उसने नेक रेडिएशन की थी, और बाद में उसको कैंसर के सिम्टम्स आ जाए विद एम्प्टी अपेयरिंग न्यूक्लियाई एंड सेंट्रल क्लियरिंग, थिंक अबाउट पेपिलरी कार्सिनोमा। जो पेपिलरी कार्सिनोमा है, इट इज मोस्ट प्रेविलेंट एंड पल्पेबल लिम्फ नोड्स। इसके अंदर लिम्फ एडिनोपैथी होती है, एंड इफ वी पल्पेट लिम्फ नोड वी कैन पल्पेट इट इजीली एंड दैट हैज अ गुड प्रोग्नोसिस। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए इस कैंसर के अंदर जो सेल्स है ना, ये थायराइड के अंदर हमें इस तरह नजर आती है, एंड दीज सेल लुक लाइक फिंगर शेप, देयरफॉर दैट इज कॉल्ड पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिला का मतलब होता है फिंगर शेप प्रोजेक्शंस। तो ऐसा कैंसर जो मोस्ट कॉमन हो, इसमें सामोमा बॉडीज बनती है। ये जो सामोमा बॉडीज है, कैल्सिफिकेशन है, ये अदर कैंसर में भी हो सकती है। अगर आप लोगों ने अपने लिए याद रखना है, सामोमा बॉडीज आल्सो सीन इन ओवेरियन कैंसर ऑफ द फीमेल, and it will also seen in meningioma, that is cancer of meninges. फिर है follicular carcinoma, as we discussed before, it has a good prognosis but invade thyroid capsule and vasculature, unlike follicular adenoma which is a localized cancer। अभी आप लोग को बताया था कि अगर इन्वेजन है थायराइड कैप्सूल से, कैंसर से बाहर जाकर अदर पार्ट में जा सकते हैं, वो फोलिकुलर कार्सिनोमा है। एक्चुअली यूनिफॉर्म फोलिकल एंड हेमेटोजीनियस स्प्रेड इज वेरी कॉमन। जो फोलिकुलर कार्सिनोमा है, इसके सेल अगर बॉडी की एक पार्ट से दूसरे में जाएंगे तो वो ब्लड के जरिए स्प्रेड होंगे, एसोसिएट विद रास जीन म्यूटेशन, पेक्स एट एंड पार गेमा ट्रांसलोकेशन। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी may not be able to distinguish between follicular adenoma and follicular carcinoma. So this is a classical point that you people should know. If someone asks you what is the main difference between follicular adenoma and follicular carcinoma, that the answer will be invasion या vascular invasion है, capsular invasion, fine needle aspiration cytology। जो FNAC है, ये हमें कैंसर बता सकती है, ये हमें नहीं बता सकती ये एडिनोमा है और कार्सिनोमा। सो इट मे नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, व्हाट इज डिस्टिंग्विश इज द इन्वेजन ऑफ थायराइड कैप्सूल। तो अगर कैंसर फॉलिकल सेल से निकला है बट थायराइड कैप्सूल को इन्वेड नहीं करा है, दैट विल बी फॉलिकुलर एडिनोमा। बट अगर वो थायराइड कैप्सूल को इन्वेड कर चुका हो, दैट विल बी फॉलिकुलर कार्सिनोमा। इसके बाद नेक्स्ट कैंसर की तरफ जाते हैं, दैट इज मेडुलरी कार्सिनोमा। एज आई टोल्ड यू, it is a cancer arises from C cells of the thyroid parafollicular. It produces calcitonin, and there will be sheet of polygonal cell and amyloid stroma that is stained with congruent, ये amyloidose के लिए होता है। And this paramedullary carcinoma associated with MEN2A and MEN2B, and there is must RIT gene mutation। वैसे अगर आ जाए RIT जीन सब में है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट RIT जीन जो 90% म्यूटेट होता है वो मेडुलरी कार्सिनोमा। तो देखिए एग्जाम के अंदर सवाल किस तरह आता है। अब सवाल यह है कि MEN2A और MEN2B इसका मतलब क्या है? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया। वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर अ कंडीशन दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, जिसमें एक ही पेशेंट में मोर देन वन एंडोक्राइन ग्लैंड की कैंसर है। अगर एक पेशेंट है उसमें पैरा थायराइड कैंसर है, क्या है? पैरा थायराइड कैंसर है, पैरा थायराइड कार्सिनोमा। फिर मेडुलरी एड्रिनल मेडुला का जो कैंसर है, दैट इज पियोक्रोमो
साइटोमा। तो ऐसा बंदा जिसमें ये दो कैंसर हो और उसमें मेडुलरी कार्सिनोमा भी हो, मेडुलरी कार्सिनोमा, सो दैट इज कॉल्ड MEN2A। अब पैराथायराइड ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन है, थायराइड एंडोक्राइन है। तो एक ही बंदे में एक से ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड की कैंसर हो, इसको मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया कहते हैं। लेकिन उसमें अगर स्पेशली पैराथायराइड कैंसर हो, फियोक्रोमोसाइटोमा हो और मेडुलरी कार्सिनोमा, इसको MEN2A कहते हैं, इसलिए इट इज एसोसिएट विद MEN2A। लेकिन अगर एक पेशेंट है उसमें ये वाला कैंसर ना हो बट सिर्फ फियोक्रोमोसाइटोमा हो, फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा और जीआईटी म्यूकोजल कैंसर हो, जीआईटी म्यूकोजल कैंसर, और ये पेशेंट जब आता है इट विल बी टाल एंड लुक लाइक मार्फन सिंड्रोम, इसको हम मार्फनाइट हैबिट कहते हैं। तो ऐसा बंदा जिसमें फियोक्रोमोसाइटोमा, मेडुलरी कैंसर एंड जीआईटी म्यूकोजा एंड दैट इज लुक लाइक मार्फन सिंड्रोम, टाल पेशेंट, थिंक अबाउट MEN2B। तो हम MEN2A, MEN2B दोनों को हम डिस्कस करेंगे इन अ ग्रेटर डिटेल। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इन अ प्लास्टिक कार्सिनोमा। इट अफेक्ट ओल्डर पेशेंट, प्रेजेंट रैपिडली इनलार्जिंग नेक मास। दिस इज द वेरी डेंजरस कैंसर। ये होने पे बहुत कम है, इट इज अ वेरी वेरी रेयर कैंसर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि इसमें नेक मास बहुत जल्दी बढ़ेगा। इट विल कंप्रेस द स्ट्रक्चर इन द नेक, कैन कॉज dyspnea, dysphagia, dyspnea if it compress the trachea, dysphagia if it compress esophagus, and hoarseness if it compress with, आंसर इज recurrent laryngeal nerve। बट दिस कैंसर ये होने पे कम है, द इंसिडेंस ऑफ दिस कैंसर इज वेरी वेरी रेयर, बट वंस इट हैपन इट हैज अ वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। एंड इट इज फेल्ड विद अ म्यूटेशन नोन एज TP53, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इट इज अ जीन इन विच म्यूटेशन लीड टू अनडिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। तो यहाँ पे दो चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये चार चीजें। पेपिलरी कार्सिनोमा, अब देखिए मैं आप लोग को रिवीजन करा रहा हूँ। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर इज पेपिलरी कार्सिनोमा। द कैंसर विच अराइज फ्रॉम पैराफोलिकुलर सेल, मेडुलरी कार्सिनोमा। द कैंसर अराइजेस फ्रॉम फोलिकुलर सेल हैविंग वस्कुलर या कैप्सुलर इन्वेजन, दैट इज फोलिकुलर कार्सिनोमा। एंड द कैंसर हैविंग सामोमा बर्ड इज पेपिलरी कार्सिनोमा। द कैंसर हु हैज एसोसिएशन विद चाइल्डहुड रेडिएशन थेरापी, पेपिलरी कार्सिनोमा। एंड द कैंसर विच इज रेयर but what it's happened and outcome is very poor, having poor prognosis because of increasing neck mass and leading to compression on other structure, that is called anaplastic carcinoma. So this is what all about the cancers in thyroid gland, and hope you people can enjoy the topic. Please recommend other students to join our platform for such type of productive lectures. And thank you so much guys. Inshallah see you in the next tutorial. Allah Hafiz.